तो आज हम लोग देखेंगे 19वीं शताब्दी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन के बारे में जानेंगे। ठीक है। आपको पता है कि 1813 में, कल भी मैंने चर्चा किया था कि 1813 में जो है क्या हुआ था कि ईसाई पादरियों का भारत में बड़े पैमाने पे आगमन शुरू हो गया था, ईसाई पादरियों का। ठीक है, 1813 में। और जो एकाधिकार था व्यापार का वो समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ था। 33 में वो भी समाप्त हुआ। तो मेरा यहाँ मतलब है, हम धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो मेरा यहाँ मतलब है कि ईसाई पादरियों का भारत में जो बड़े पैमाने पे आगमन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि इन ईसाई धर्म प्रचारकों ने सामाजिक कुरीतियों को धर्म में सम्मिलित करके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। ठीक है। और जब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर इन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया तो इससे धर्मांतरण की प्रवृत्ति का व्यापक विकास हुआ। यानी अल्पसंख्यक हिंदुओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। असंख्य, अल्पसंख्यक नहीं, हिंदू सब दिन से हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो जब हमारे धर्म के कुरीतियों को दिखाया गया, बहुत सारी बातों को अंग्रेजों ने ये किया, तो असंख्य हिंदुओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और धर्मांतरण की प्रवृत्ति जो है हमारे देश में बढ़ती गई। मतलब हिंदू जो है, हिंदू धर्म छोड़ करके कौन सा धर्म ग्रहण कर रहे थे? ईसाई धर्म। ठीक है। हाँ, तो इस सब कारणों से हिंदू सुधार आंदोलन हम पहले पढ़ते हैं। कौन सा सुधार आंदोलन पढ़ते हैं? हिंदू सुधार आंदोलन। जो हिंदू सुधार आंदोलन है, उसमें हम पहला जानेंगे राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। ठीक है। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में हम शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता। ठीक है। नव जागरण का अग्रदूत। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, बार बार परीक्षा में पूछता है। आधुनिक भारत का पिता तो क्या कहिएगा? राजा राम मोहन राय। नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, इन उपाधियों से उन्हें नवाजित किया जाता है। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक आदि उपाधियां दिया जाता है। उनका जन्म जो है 22 मई 1772 को, 22 मई 1772 को, 1773 में आया था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। तो उससे एक साल पहले 1772 को बंगाल में जन्म हुआ था। हुगली जिले में, राधानगर में हुआ था। हुगली जिले के राधानगर में, हुगली जिले के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जो है रमाकांत था। क्या था इनके पिताजी का नाम? रमाकांत। ठीक है। और बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे। तो वहीं राजा राम मोहन राय को राम राया का उपाधि मिला था। कौन उपाधि मिला था? राय राया, राय राया, राय राया को उपाधि मिला था, राय राया। ठीक है। और जानते हैं राजा का उपाधि, तो जानते हैं कि जब अकबर द्वितीय का पेंशन कम कर दिया गया था तो उसको बढ़ाने के लिए उसने दिल्ली भेजा था इनको, राजा राम मोहन राय को, तो उसने उन्हें राजा का उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय के बारे में जितना भी चर्चा करे वो उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो राजा राम मोहन राय जी की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो पटना और वाराणसी में हुआ था। इनका शिक्षा जो है पटना और वाराणसी में भी हुआ था। और वे, आपको पता होना चाहिए कि कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे कि अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू सहित 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितने भाषा के ज्ञाता थे? 12 भाषाओं के। और 16 वर्ष की आयु में, जब ये 16 वर्ष के हुए तो इनकी आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही। मूर्ति पूजा का क्या किए? ये विरोध करने लगे। और इन्होंने 1809 में क्या किया? फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन अर्थात एक्केश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट नामक पुस्तक मूर्ति पूजा के खंडन से रिलेटेड है। इनका जो पुस्तक है, कौन सा पुस्तक मूर्ति पूजा के खंडन से रिलेटेड है? तो क्या कहिएगा? तुहफात उल मुवाहिदीन। ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तुहफात उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में लिखा गया है। मूर्ति पूजा के खंडन से ये पुस्तक है। ठीक है। अर्थात एक्केश्वरवादियों का उपहार।
कई वर्षों तक घर से दूर रहकर ये नेपाल भी गए थे, जहाँ से ये बौद्ध दर्शन भी लेकर के आए। इनके पिता रमाकांत राय का जब मृत्यु हो गया तो ये जो हैं जॉन डिग्बी के दीवान बने और 1814 तक कार्य किया। कंपनी में जॉन डिग्बी एक जगह है, वहाँ के दीवान बने। और इनकी अब शुरुआत जो होती है तो इम्पोर्टेंट बातों को आप नोट करते चलिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर बात इनका, क्योंकि सब परीक्षा में पूछा है कई बार। 1814 में, कब? 1814 में ये आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा का स्थापना कब करते हैं? आप लोग 2-3 बार इसको बोल सकते हैं। 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं, जिसमें ये शामिल करते हैं द्वारिका नाथ ठाकुर को भी। किनको शामिल करते हैं? द्वारिका नाथ ठाकुर। द्वारिका नाथ ठाकुर कौन होते हैं? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनके कौन हैं? पिताजी हैं। द्वारिका नाथ टैगोर कहिए, द्वारिका नाथ ठाकुर कहिए, उनको शामिल करते हैं। ठीक है, तो बताइए इन्होंने आत्मीय सभा कब बनाया? 1814 में, जिसमें किनको शामिल किया? द्वारिका नाथ ठाकुर को इन्होंने शामिल किया आत्मीय सभा में। ठीक है, 1816 में क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1816 में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया। ठीक 2 साल बाद क्या सोसाइटी की है? वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी का स्थापना कब किए? 1816 में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किए। और 1820 में इन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब 1820 में इन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखने का काम किया। क्या लिखने का काम किया? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, जिसके कारण उन्हें ईसाई मित्रों ने उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास किया। जब बाइबिल के आधार पर इन्होंने पुस्तक लिख दिया प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो इनके ईसाई मित्र जो थे काफ़ी प्रभावित हो गए। कहा कि आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लो। तो ईसाई मित्र उनको ईसाई बनाने का प्रयास करने लगे। इस पुस्तक का प्रकाशन 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयास से लंदन में हुआ। 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी का स्थापना किया। अभी तक जो मैंने चर्चा किया फिर से बताता हूँ। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। जन्म हुआ बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में। रमाकांत जी इनके पिताजी का नाम था। राजा राम मोहन राय को बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे, जिसे राय राया का उपाधि मिला। पटना वाराणसी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इनकी प्रसिद्ध एक रचना आई फारसी भाषा में, तुहफात उल मुबाहिदीन, जो मूर्ति पूजा के खंडन से है, अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार। नेपाल गए, वहाँ जाके बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हुए। ठीक है, और 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का नींव डाला, जिसमें द्वारिका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाया। ठीक है, और फिर इन्होंने 1820 में इन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा, जिसके कारण ईसाई मित्र उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि रूढ़िवादियों ने इनकी आलोचना की तथा यह प्रचार किया कि वे ईसाई बन गए। रूढ़िवादी का मतलब क्या हुआ? रूढ़िवादी का मतलब ये होता है कि वो समाज में परिवर्तन का विरोधी होते हैं। वो सोचते हैं कि किसी प्रकार का परिवर्तन ना होना चाहिए समाज में। तो रूढ़िवादियों ने क्या किया? इनका मजाक उड़ाया, कहा कि ईसाई बन गए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ईसाई नहीं बने। यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लौटते वक्त ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने एक पृथक पूजा स्थल, जो न हिंदू हो न ईसाई हो, की स्थापना का चर्चा हुआ। यूनिटेरियन चर्च से लौट करके ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने एक पृथक पूजा स्थल की बात किया कि जो न हिंदू हो और न ही ईसाई हो। इन्हीं चर्चों के फलस्वरूप 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ। किस समाज का स्थापना हुआ? परीक्षा में लाखों बार पूछा इस सवाल को। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ?
20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज, शुरू में इसको ब्रह्म सभा कहा गया, बाद में ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाना गया। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा गया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के रूढ़ियों अंधविश्वास से मुक्त करके नवीन रूप प्रदान करना था। इस संस्था द्वारा क्या क्या किया गया? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, अवतारवाद, कहते हैं कि भगवान अब अवतार लेंगे, ये अवतार वो अवतार, इसका विरोध किया गया। बहुदेववाद, 1,80,000 कहते हम लोग के देवता हैं, 1,80,00,000 और सब देवता फेल हो जाते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं तो हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं देवता लोग का, लेकिन ये बहुदेववाद यही सब है, इसका विरोध किया। पुरोहितवाद का विरोध किया, ठीक है, तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। इसे आत्मा की अमरता पर पूर्ण बल दिया। इन्होंने बोले कि आत्मा की अमरता ही सब कुछ है, इसलिए इन्होंने क्या किया? आत्मीय सभा का स्थापना ये कब कर चुके हैं? 1814 में ही। क्या? और अभी क्या किए हैं? 1828 में, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना किए, ठीक है। राजा राममोहन राय केवल धर्म सुधार तक सीमित नहीं थे, इन्होंने समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, सब पर जमकर प्रहार किया। और इन्होंने अंतर जातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। किस पर विशेष बल दिया? अंतर जातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर। स्त्रियों को संपत्ति के उत्तराधिकार दिलाने का प्रयास किए। बोले कि संपत्ति जो माता पिता का है उसमें स्त्री का भी बराबर हक है, उसी समय उत्तराधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए। बाद में कानून बन गया कि माता पिता के कोई भी लड़की जो है वो माता पिता का जो संपत्ति है जब चाहे क्लेम कर सकती है, जब हमको इसमें इतना प्रॉपर्टी होगा तो उसको मिल सकता है। कानून कोर्ट का पारित किया गया है, लेकिन हमारे समाज की लड़कियों को इतना जरूर संस्कार दिया जाता है कि उनको जैसे शादी कर दिया जाता है वो माता पिता की संपत्ति की तरफ कभी मूवमेंट करने का काम नहीं करती हैं। क्या? तो स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने का प्रयास किया गया। इन्होंने तर्क, बुद्धिवाद व मानववाद को सर्वाधिक महत्व दिया। आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल देते थे ये, आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल देते थे, ठीक है। तो इस कारण जो है डेविड हेयर की सहायता से 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना किए। काफ़ी VVI। कलकत्ता हिंदू कॉलेज कब बना? कलकत्ता हिंदू कॉलेज कब बना? 1817 में। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज बना। किनके मदद से? डेविड हेयर के मदद से। डेविड हेयर के मदद से कलकत्ता हिंदू कॉलेज कब बना? 1817 में। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया। वेदांत कॉलेज का स्थापना कब किए? 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए। राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए उन्होंने जन मूवमेंट चलाने का काम किया। 1821 में इन्होंने बंगाली में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। क्या प्रकाशन किया? 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा के चांद का प्रकाशन किया। और 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किए? 1822 में। तथा अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगनीज भी प्रकाशित किए। ब्रह्म निकल मैगनीज। इन्होंने बंगला व्याकरण का संस्करण किया। हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध संवाद कौमुदी के माध्यम से किया। ऐसे सवाल निकाल के देगा कि संवाद कौमुदी के माध्यम से राजा राममोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया, तो क्या कहिएगा? सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा के विरोध की प्रेरणा इन्हें उस समय प्राप्त हुआ जब 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई। उनके बड़े भाई जगमोहन की जब मृत्यु हो गई तो उनकी जो भाभी थी, जिनका नाम था अलका मंजरी, क्या था भाभी का नाम? अलका मंजरी, उनको सती होने को कहा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने इस प्रथा को, सती होना पड़ा, कहा नहीं गया, सती कर दिया गया। अलका मंजरी को इनके भाई जगमोहन के साथ जला दिया गया। इससे दुखी होकर उन्होंने इस प्रथा के विरोध में समाज व्यापी आंदोलन चलाया। और आपको पता है कि 1828 में इनका तो ब्रह्म समाज परीक्षा में खूब पूछता है, और ठीक अगले ही साल 1829 में इनकी भाभी अलका मंजरी को जब सती होना पड़ा तो इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से, किसके मदद से? लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा विरोधी कानून पास करा दिया।
सती प्रथा विरोधी कानून इन्होंने पास करा दिया और सती प्रथा को भारत से खत्म कर दिया गया। धार्मिक सामाजिक सुधार में अग्रणी होने के नाते ही राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक थे, इसलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। तो आपने राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारा पॉइंट समझा। अब क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। सोच लीजिए, समुद्र पार करके इंग्लैंड जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यही है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष लेकर के अंग्रेजी सरकार के सामने रखे थे, जो पर्याप्त पेंशन राशि के संदर्भ में था। ठीक है, और इसी अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट ने इनको क्या उपाधि दिया? राजा का उपाधि दिया। उस समय 1833 में विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे ये, विलियम चतुर्थ के दरबार में ब्रिटेन में। और 1833 में ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल। कौन सा जगह है ब्रिटेन में? ब्रिस्टल। 1833 में ब्रिस्टल में इनको मस्तिष्क ज्वार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत का उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले? युगदूत का उपाधि दी, नहीं, युगदूत का उपाधि। ठीक है, अब क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो चुकी है। तो अब जो राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने दो शिष्य थे, इनके थे दो शिष्य थे, महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र वागीश को ब्रह्म समाज का संचालन नियुक्त किया और 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज का संचालन होते रहा। तो ब्रह्म समाज का विस्तार जानते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उनके पितामह, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह का नाम था द्वारिकानाथ टैगोर। क्या नाम था? द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इसको संभालने का काम किया। कौन संभाले? द्वारिकानाथ टैगोर, जो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह थे द्वारिकानाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज को संभालने का काम किया। द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। अब थोड़ा सा इसमें जटिल कॉन्सेप्ट अब निकल करके आ रहा है। ठीक है, आप बताइए जिनकी मृत्यु कब हो गई? 1833 में मृत्यु हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कहने का मतलब, जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन थे? पिताजी थे, नहीं बाबा थे, बाबा जी थे। ठीक है, लेकिन उनके रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या उनके पिताजी का नाम? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाल लिया। और वे 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर कब शामिल हो गए? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हैं कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर है कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। बहुत अच्छा। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व ने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना देने का काम किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धिनी एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य भारत में प्राचीन सभ्यता और राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर आपको पता है कि तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किए थे। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। इस बात को याद रखिए, भी परीक्षा में खूब पूछता है। तो मैं इसको कैसे याद कराता हूँ कि तत्व है तो देव है, तत्व है तो क्या है? देव है। तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ही कर चुके थे, जो बाद में 1839 में रूपांतरित होकर तत्वबोधिनी सभा का रूप लिया। उन्होंने बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी नाम का पत्रिका भी निकाला। तो ये कहानी है। ठीक है, अब क्या है कि तत्वबोधिनी सभा समझ गए। तो तत्वबोधिनी सभा जो था
तत्वबोधिनी पत्रिका जो था, ये दोनों जब ब्रह्म समाज में जुड़ा तो ब्रह्म समाज में और ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ, क्योंकि ब्रह्म समाज का बागडोर अभी किनके हाथ में है? देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा जटिल कहानी है, कई किताब में गलत लिख दिया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसकी सदस्य संख्या बढ़ने लगी ब्रह्म समाज का, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इससे जुड़ गए। कौन जुड़ गए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जुड़ गए। कौन जुड़ गए बताइए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त इससे जुड़ गए। हाँ, जुड़ गए। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया तथा ब्रह्म समाज को ईसाई और वैज्ञानिक कर्मकांडों से बचाने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस बिल्टेरियन चर्च ने टैगोर का वाद विवाद हुआ। इसके पश्चात ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम शुरू किया और ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चैलेंज को क्या किया? सही से मुकाबला किया। अब इसी समय एक संदर्भ आता है, ठीक है, एक संदर्भ आता है किसका? तो एक समय आता है केशव चंद्र सेन का, एक कहानी निकल के आता है। किसका कहानी? केशव चंद्र सेन का। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में विधवा विवाह का समर्थन किया गया। क्या किया गया? विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा को बढ़ाना, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन, आडंबरवाद को खत्म करना जैसे कार्य किए गए। अरे कई गो पत्नी रखना, 3-4 गो बियाह करना। आप बहुपत्नी है कि एकल पत्नी? तब तो आप एकल पत्नी वाला है, तो बहुपत्नी नहीं है। आप देखिए, इसमें एंट्री होता है एक व्यक्ति का जिनका नाम है केशव चंद्र सेन। क्या नाम है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की कहानी हम लोग समझते हैं, ठीक है। हमने देखा कि कैसे ब्रह्म समाज आगे बढ़ रहा है। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कौन किए? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जब 1833 में मर गए तो बागडोर किनके हाथ में आ गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में, जो रविन्द्र नाथ टैगोर के पिताजी हैं। अब जो है, अब इसमें केशव चंद्र सेन का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा? केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन का एंट्री होगा। तो क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन 1838 से 1884 द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य बना दिया। यानी देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, अब जो है इस ब्रह्म समाज का कमान किसके हाथ में दे दिए? केशव चंद्र सेन के हाथ में दे दिए। केशव चंद्र सेन के हाथ में दे दिए। केशव चंद्र सेन के हाथ में दे दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम दिमाग में फिट करना है। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाकपटुता और उदारवादी विचार ने ब्रह्म समाज को बहुत लोकप्रिय बना दिया। और जल्द ही केशव चंद्र सेन के प्रयास से इस जो ब्रह्म समाज जो केवल बंगाल में था, इसका शाखा कहाँ कहाँ खुल गया? बम्बई में, मद्रास में, पंजाब में। तो जब विस्तार बहुत ज़्यादा, ब्रह्म समाज का बहुत ज़्यादा विस्तार करने लगे केशव चंद्र सेन, ठीक है, तो इनका जो है देवेंद्र नाथ टैगोर से क्या हुआ? मतभेद हो गया। ठीक है, क्या हुआ? इनका मतभेद हो गया। हाँ, मतभेद हो गया कि इतना विस्तार जो कर रहे थे, इनका जलवा बिखर रहा था, तो विस्तार से मतभेद हो गया। ठीक है, तो 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, तो 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। तो बताइए, अब जो ब्रह्म समाज है वो टूट गया दो टुकड़ा में। ब्रह्म समाज कब टूटा? 1865 में। 1865 में केशव चंद्र सेन जब ब्रह्म समाज का बहुत ज़्यादा विस्तार करने लगे, तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का कमान कौन दिए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर से इनका हो गया मतभेद, लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। तो इन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं जो है आपसे हट जाता हूं और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में कौन बनाए बताइए?
केशव चंद्र सेन। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा ऋतुराज। ठीक है। तो जब भारतीय ब्रह्म समाज बना दिया इन्होंने, भारतीय ब्रह्म समाज बना दिया किसने? केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज बना दिया 1866 में। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्म समाज को क्या नाम कर दिया? आदि ब्रह्म समाज। समझ गए आप कहानी? तो इन्होंने कहा कि ब्रह्म समाज में कन्फ्यूजन ना हो जाए, ये भारतीय ब्रह्म समाज है तो हम इसका नाम क्या कर देते हैं? आदि मतलब क्या होता है? पुराना। हम्म। तो आदि ब्रह्म समाज इन्होंने नाम कर दिया। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में। हाँ, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज किनका समाज? ये परीक्षा वाणी जो पढ़ रहे होंगे उसमें गलत लिखा हुआ है। परीक्षा वाणी में करेक्शन जरूर आप लोग कर दिए। केशव चंद्र सेन का संगठन आदि ब्रह्म समाज नहीं, गलत बात है। केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया? भारतीय ब्रह्म समाज। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, जब छीन लिए उनसे ब्रह्म समाज, तो वो हो गया आदि ब्रह्म समाज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कई सारा बुक का मैं प्रेफरेंस लेके आप लोग को पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि कुछ हो लिखा हुआ ऐसे पढ़ा दूंगा। आप किसी बढ़िया बढ़िया आदमी से सुनिए, ये कहानी जो पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत कम लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं, इसका कीमत ही किसी को पता नहीं है। जो परीक्षा नहीं दिया वो क्या समझेगा परीक्षा का स्वाद? क्या बढ़िया बढ़िया जो हिस्ट्री का ज्ञाता है ना, तनी कहिएगा जब ब्रह्म समाज का पूरा कहानी हमको बता दीजिए, उसका माथा से पसीना आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बात करके किसी से देखिएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको तोड़ के जड़ जड़ ना, अच्छे अच्छे को नहीं पता है। अब क्या हुआ कहानी सुनिए। तो भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में कौन बना दिए? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के मालिक हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर। एकदम क्लियर कंसेप्ट चमक रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब किया कि मान लिए केशव चंद्र सेन क्या किए, 1878 में एक गलती किए। उनकी बेटी थी, मात्र 13 वर्ष की लड़की थी। कितनी वर्ष की? 13 वर्ष की लड़की थी। और अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह वो कूच बिहार के राजा के साथ कर दिए, के साथ वैदिक कर्मकांड से कर दिए। तो अब आप इतने बड़ा भारतीय ब्रह्म समाज चला रहे हैं, ठीक है, ब्रह्म समाज के आप आचार्य रहे हैं, और आप इतना बड़ा गलती करेंगे, 13 वर्ष के बेटी का शादी कर देंगे वो राजा से? हम्म। इसके कारण केशव चंद्र सेन के जो भी साथी थे उनका विरोध किया। और केशव चंद्र सेन को कुछ अनुयायियों द्वारा अवतार माने जाने लगा था, ये अवतार हैं। और उनके प्रगतिशील अनुयायियों को सही नहीं लगा। ठीक है, केशव पर अधिनायकवादी होने का आरोप लगाना का कि आप हमेशा अपने मन का करते हैं। 13 वर्ष के अपने लड़की का शादी कर दिए हैं कुछ बिहार के राजा से, किस मुंह से आप बात करते हैं जो ब्रह्म समाज चलाइएगा? ये सब जब हो गया कहानी, तो केशव के जो अनुयायी थे, केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनसे अलग होकर के 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बना दिया। समझे कहानी? साधारण ब्रह्म समाज कब बन गया? 1878 में। कौन बनाए? तो केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, 1878 में क्या बना दिया? साधारण ब्रह्म समाज बना दिया। और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज जो है, ठीक है, कौन कौन स्थापना किए? तो पूछता है आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री। शिवनाथ शास्त्री। अब आया पूरा कहानी समझ में? साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना हो गया। आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रथम अध्यक्ष कौन बने साधारण ब्रह्म समाज के? आनंद मोहन बोस थे। ठीक है। और इसमें और सदस्य कौन थे? शिवनाथ शास्त्री थे, बिपिन चंद्र पाल थे, द्वारिका नाथ गांगुली थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये सब के सब व्यक्ति इसमें जुड़ते गए। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा व पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया। ठीक है। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी किए केशव चंद्र सेन। 1884 में इनका मृत्यु हो गया।
और उनके मृत्यु पर मैक्स मुलर कहता है कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र को खो दिया। क्या बोला मैक्स मुलर? कि भारत ने अपने श्रेष्ठतम पुत्र को खो दिया। और आप जो हैं इस प्रकार से पूरी तरह से राजा राम मोहन राय को समझने में आपको पूरा 30 मिनट का टाइम लगा है।